अब हम पढ़ेंगे MHD 10 प्रेमचंद की कहानियाँ। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं या प्रश्न हैं उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में केवल उन्हीं बिंदु या फिर प्रश्नों को पढ़कर आप आसानी से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है हमारा, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का जीवंत चित्रण किया है। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का मतलब था विदेशियों को भगाना और आत्म परिष्कार। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दृष्टि, स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों, स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के संघर्ष, शराबबंदी आंदोलन और साथ ही स्वाधीनता आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्गों के विचारों को भी चित्रित वर्णित किया है। अधिकार चिंता। प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें वे जानवरों के माध्यम से अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चल रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार टॉमी भी चलता है। प्रेमचंद लिखते हैं, टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारे फला शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। किसी से कहता, फला तुमको गाली देता था। जंगल से जंतु उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टॉमी की चांदी हो जाती। लेकिन प्रेमचंद जानते थे कि इस प्रकार से बराबर चांदी नहीं होगी और कूटनीति पर जीने वाले एक दिन टॉमी की तरह हार जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए प्रेमचंद जी सबसे पहले अंग्रेजों की उस दृष्टि का चित्रण करते हैं जो हिंदुस्तानियों को जानवर से भी गया गुजरा समझती है। प्रेमचंद ऐसी दृष्टि के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने की सफल कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी से पति शीर्षक कहानी में पति अंग्रेज सरकार का हिमायती है और उसकी पत्नी कांग्रेस की पक्षधर। एक दिन पत्नी कांग्रेस के जलसे में शामिल होकर 200 रुपये चंदा देती है। इस कहानी में प्रेमचंद ने प्रथमतः पति और पत्नी के चरित्र को स्पष्ट किया। पति को हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है, लेकिन पत्नी को हिंदुस्तानी होने का गर्व है। वह पति का तिरस्कार करते हुए कहती है, भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो। छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे। दरअसल प्रेमचंद्र पति जैसे टुच्चे और चमचे व्यक्ति के का चरित्र सामने लाकर दिखाना चाहते थे कि इस देश में ऐसे कपूत भी हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि वे इतने पर ही नहीं छोड़ देते। पति महोदय को बाकायदा अपने अंग्रेज ऑफिसर से गाली सुनते हुए भी चित्रित करते हैं। उनका अधिकारी कहता है, यू ब्लडी, सरकार तुमको 500 रुपये इसीलिए देता है कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाए। प्रेमचंद दिखाना चाहते थे कि जब अंग्रेजों का रवैया अपने चाहने वालों के प्रति ऐसा है तो शेष भारतीयों के प्रति कितना अमानवीय होगा। जाहिर है बहुत अमानवीय व्यवहार था। प्रेमचंद की एक कहानी है इस्तीफा। इस कहानी के नायक फतेहचंद एक दफ्तर में बाबू हैं। उनका अधिकारी एक अंग्रेज है और बात बात पर गाली देता है। एक दिन वह हद कर देता है। प्रेमचंद के शब्दों में, साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को तो न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है। आगे प्रेमचंद लिखते हैं, फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे और एक मनुष्य के साथ एक अंग्रेज का यह व्यवहार था। प्रेमचंद चाहते थे कि लोगों में इस व्यवहार के प्रति घृणा हो ताकि स्वाधीनता की लड़ाई तेज हो सके और भारत स्वाधीन हो सके। दीक्षा शीर्षक कहानी में अंग्रेज जज भारतीय वकील को खूब गालियां देता है। वैसे इस कहानी में प्रेमचंद शराबखोरी पर भी टिप्पणी करते हैं। अगर वकील शराब न पीता होता तो अपनी पूरी जाति के लिए गाली न सुनता। अंग्रेज ने बाहर की दुनिया में यह
प्रचारित कर रखा था कि भारतीय बहुत बर्बर होते हैं। उन्होंने बार बार अंग्रेज स्त्रियों की इज्जत पर हमला किया है, इसलिए उनके साथ ऐसी सख्ती की जाती है। प्रेमचंद अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई इस अफवाह का जवाब देते हुए अपनी रचनाओं में उनकी सच्चाई का बयान करते हैं। उन्होंने अपनी शूद्रा शीर्षक कहानी में विस्तार से चित्रित किया है कि किस प्रकार एक अंग्रेज एजेंट बहका फुसलाकर लाई हुई स्त्रियों को अपनी वासना का शिकार बनाता है। यहाँ कर्म भूमि में मुन्नी के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए बलात्कार को भी याद करना प्रासंगिक होगा। प्रेमचंद यह दिखा रहे थे कि बर्बर भारतीय नहीं, अपने को सभ्य कहने वाले अंग्रेज हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इस बात को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है कि अंग्रेज सरकार भारतीयों को दोयम दर्जे का भी नागरिक नहीं मानती। उनकी दृष्टि में भारतीय गुलाम है और गुलामों को मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं होता। यह भी महज संयोग नहीं है कि प्रेमचंद के इस प्रयोग का बड़ा असर हुआ था। प्रेमचंद अंग्रेजों की मनुष्य विरोधी नीतियों का वर्णन करके ही चुप नहीं हो जाते, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़कर स्वराज के लिए होने वाले प्रयासों का चित्रण करते हैं। इस दृष्टि से समर यात्रा एक अविस्मरणीय कहानी। इस कहानी में प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी जनमानस की भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया। नोहरी के चरित्र चित्रण में उनकी कलात्मकता संवेदनशीलता देखते बनती है। नोहरी एक गरीब बुढ़िया है, लेकिन उसमें गजब का उत्साह है। वह सत्याग्रहियों का स्वागत करना चाहती है, पर उदास है। प्रेमचंद के शब्दों में, नोहरी को अब कौन पूछेगा? यह सोचकर उसका मनसवी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना अपंग बना न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लिपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनाती और जब लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए भेंट कर देती। कहना न होगा कि प्रेमचंद अच्छी तरह पहचान रहे थे कि आज़ादी की ललक सबसे ज़्यादा इसी गरीब वर्ग में है और आज़ादी के लिए त्याग करने का दम भी इसी वर्ग में है। नोहरी के दरवाजे पर उत्सव तो नहीं होता, लेकिन उस महान उत्सव में विघ्न डालने वालों से भिड़ती है नोहरी ही। पुलिस वाले आकर सत्याग्रहियों को अपशब्द कहते, भीड़ को तीतर बीतर करते, तब नोहरी आती है। एक क्षण के लिए सन्नाटे तब नोहरी आती है। प्रेमचंद के शब्दों में, नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया। दरोगा की तरफ घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारा खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग जो यहाँ आए हैं कौन है? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान को होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो, तुम जो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो। उस दौर में यह कहने का कलेजा नोहरी के वर्ग और उस वर्ग के प्रतिनिधि लेखक प्रेमचंद में ही था। नोहरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह इस भाव से आह्लादित थी कि सुदीन आएंगे और वह अपनों को का सुखी चेहरा देखेगी। वह नोहरी ही है जो दरोगा से कहती है, हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो। वह गांव वालों को अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ ललकारती है। आज तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा। हम इतने बेशर्म है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हम कोड़ों से पीटते। हम इतने कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? जब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नोचवाते रहोगे। अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। इसी तरह से है फिर,
प्रेमचंद की कहानी जुलूस में भी यही होता है कि मैं स्वाधीनता आंदोलन की व्यापकता का चित्रण किया। इस कहानी में एक और इब्राहिम अली है जो देश हित में प्राण त्याग देते हैं, तो दूसरी ओर बीरबल सिंह जो जानते हैं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व नहीं किया जा सकता, फिर भी गुलामी कर रहे हैं। प्रेमचंद दिखाते कि किस प्रकार एक ही घर में पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेती है और पुरुष बाधा खड़ा करता है। उसके बाद ये भी गौर करता है कि प्रेमचंद ने स्त्रियों में स्वाधीनता की ललक का मार्मिक चित्रण किया है। जुलूस शीर्षक कहानी में सम्भ्रांत घरों में स्त्रियां जुलूस में शामिल होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ती हुई चित्रित की गई है। यहाँ तक कि बिल्कुल साफ है कि प्रेमचंद की दृष्टि में यह जरूरी था कि स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों और दलितों की भागीदारी होनी ही चाहिए, अन्यथा लड़ाई जीती नहीं जा सकेगी। यहाँ पर भी याद करना होगा कि तत्कालीन समाज में ढेरों मिट्ठन ने अपने अपने बीरबल को ठीक किया था। प्रेमचंद अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया है कि विरोध के लिए एकजुट होना जरूरी है। टुकड़े टुकड़े में बटकर बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अपनी कहानी जेल में वे अपना पूरा परिवार देश को दे चुकी मृदुला से कहलवाते हैं, लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल है और मैदान से हटे नहीं हैं। इसी कहानी में प्रेमचंद निर्ममता के साथ लगान वसूली का चित्र खींचकर दिखाते कि अंग्रेज सरकार दिनों दिन अमानवीय होती जा रही है। मृदुला जेल में बंद क्षमा से कहती है, परसों शहर में गोलियां चली, देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं। भैरवगंज का इलाका लूटा जा रहा है, मरता क्या नहीं करता। किसान भी घर बार छोड़कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू किया, बेचारा बैठा मार खाता रहा, उसकी स्त्री से ना रहा गया, सामत की मारी कांस्टेबलों को कुवचन कहने लगी, बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। यह उस दौर का सच था और प्रेमचंद इस सच को चित्रित करके भारतीयों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। वे अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को सांड नाथने की कला सिखा रहे थे। प्रेमचंद अपनी कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पूर्ण स्वराज चाहती है, उससे कम का कोई समझौता उसे स्वीकार नहीं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। सुहाग की साड़ी शीर्षक कहानी में प्रेमचंद लिखते हैं, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी, स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वार पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे। उसके बाद पढ़ सकते हैं और आगे देखते हैं क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मतलब मेनली इसमें बात की गई कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार को भी उन्होंने राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा है। प्रेमचंद की कहानी तवान भी है। इस कहानी में तवान का चित्रण किया गया। तवान अर्थात वह दंड जो उस दुकानदार को देना ही पड़ता था जो कांग्रेस द्वारा सील की हुई विदेशी गांठ को खोलकर कपड़े बेचता था। मेनली सारी कहानी याद रख सकते हैं। इसका सबका एक ही उद्देश्य है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए और जो स्वदेशी चीज़ है उसको अपनाई जाए। चकमा शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के साथ विश्वासघात का चित्रण किया। उन्होंने इस कहानी में दिखाया कि किस प्रकार सेठ चंद्रमूल कांग्रेस वालों को विश्वास पात्र बनकर विश्वासघात करता है। मतलब किस तरह के लोग उस समय समाज में थे जो कहीं न कहीं जो आंदोलनकारी थे, कांग्रेस के लोग थे, उनको धोखा दे रहे थे और जो सरकार थी तत्कालीन उसका साथ दे रहे थे। प्रेमचंद का मानना था कि जब अपने देश में कपड़ा बनता है तब भी विदेशी कपड़ा पहनना अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ अन्याय है, अकारण नहीं। उसके अलावा आपने स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने शराबबंदी आंदोलन को भी खूब महत्व दिया है। जिस देश में करोड़ों लोग भूख सो जाते हों, उसी देश में कुछ लोग सिर्फ नशे के लिए धन का दुरुपयोग करें, यह प्रेमचंद के लिए असह्य था। उन्होंने शराबबंदी आंदोलन को लेकर सशक्त कहानियाँ लिखी। फिर दीक्षा कहानी में भी इसी तरह शराब व्यक्तिगत और राष्ट्रीय क्षति का कारण होता है, उसमें बताया था उन्होंने। शराब की दुकान प्रेमचंद की एक लंबी कहानी है। इस कहानी में भी उन्होंने शराब का पुरजोर विरोध किया है।
राष्ट्रवाद का चित्रण। प्रेमचंद भावुकता में बहकर आंसू बहाए लेखन करने वाले लेखक न थे। वे जिस भी विषय को उठाते थे उसे अपने आलोचनात्मक विवेक से खूब जांच पड़ताल कर प्रस्तुत करते थे। ये सब पॉइंट अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी सती कहानी की नायिका अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी सेना के साथ रणभूमि में जाती है। उसके इस साहस का चित्रण करके प्रेमचंद दिखा रहे थे कि स्त्रियों को अबला समझना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ धोखा करने जैसा होगा। समर यात्रा शीर्षक कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय राष्ट्रवाद की व्यापक चित्र खींचा है। उसी तरह आहुति शीर्षक में भी इस बात का चित्रण हुआ है कि किस प्रकार से स्वयंसेवक अपने प्राण हथेली पर लेकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। पत्नी से पति कहानी में भी राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि स्वीकार किया गया। मैकू शीर्षक कहानी में मनुष्य के बदलते भावों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर एक नया अर्थ देने की कोशिश की गई है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद की व्यापकता को चित्रित करते हुए जिन बातों पर विशेष बल दिया उनमें पूर्ण स्वराज की मांग, राष्ट्र को सर्वोपरि समझने की भावना, स्त्रियों शोषितों की भागीदारी और किसानों का विद्रोह भाव महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हम धार्मिक समस्याओं में उलझे रहेंगे तब तक एक राष्ट्र के विषय में हम नहीं सोच पाएंगे। वे अंग्रेजों की उस नीति को भी समझ रहे थे जिसके तहत अंग्रेज सरकार हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही थी। उन कहानियों की रचना जो पीछे सांप्रदायिकता की समस्या पर उनके द्वारा लिखी गई थी। हिंसा परमो धर्म। इस कहानी में प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन की समस्या का चित्रण करते हुए सांप्रदायिकता के विष वृक्ष को बढ़ता हुआ चित्रित किया। इस कहानी में हिंदू मुसलमान को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान। दोनों वर्ग इस कार्य के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। जिहाद शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद ने धर्मांधता का चित्रण किया है। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करते जाएंगे, उसी को पढ़ने पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें अगर सबको एक एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते गए तो हमारे लिए समय कम बचेगा। आगे देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। मेनली यही है कि प्रेमचंद बताना चाहते थे कि किस तरह प्रेमचंद के विचार क्या थे, स्वाधीनता आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय चेतना जो थी उनमें कैसी थी। उनकी कहानियों के कुछ एग्जाम्पल्स लेके ये दिखाया गया। अब हम पढ़ेंगे स्त्री जीवन और प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद का लेखन सन 1900 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और 1936 तक अबोध गति से चलता रहा। ठीक है, यह समय भारतीय समाज में स्त्रियों और दलितों के लिए दोहरी गुलामी का समय था। तो निराला ने ठीक ही लिखा है कि हमारे समाज में स्त्रियां दासों की दासियां हैं। यह वह समय था जिसमें स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में पिस रही थी। यह राजनीतिक और सामाजिक दासता का काल्पनिक इतिहास है। दुनिया भर के इतिहास में यह खोजना मुश्किल नहीं है कि जो भी समाज गुलाम रहा उसकी स्त्रियों ने सर्वाधिक दंश झेला है। इसलिए प्रेमचंद स्त्री की शिक्षा को बहुत ज़रूरी मानते थे। दहेज के प्रसंग में लिखते हुए अपने एक लेख में उन्होंने लिखा है कि हमें तो इसका एक ही इलाज नज़र आता है और वह यह है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता
आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। पुरुष को सदा से लगता है कि स्त्री अबला है, वह कोमलांगी होती है, बाहर का संसार उसके लिए ठीक नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि लंबे समय से स्त्री के मन और तन की कोमलता को पुरुष ने अपने एकाधिकार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसे बराबर डर लगता रहा है कि उसके साम्राज्य को स्त्रियां जीत न ले, और इसके लिए उस स्त्रियों का बाहर की दुनिया में प्रवेश निषेध कर देना सबसे उचित जान पड़ा। जब चाहा जहाँ चाहा जिस खूंटे में चाहा लड़की को बांध दिया। लड़की को उफ तक कहने का सामाजिक अधिकार नहीं। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि स्त्री और पुरुष का भेद प्रकृति से अधिक सांस्कृतिक है। दुनिया में पुरुष को कहने और करने दोनों का अधिकार प्राप्त है, स्त्रियों को ही बंदी जन की तरह रहना पड़ता है। प्रेमचंद को बराबर लगता रहा है कि पुरुष और स्त्री के अधिकारों में बहुत असमानता है। पुरुष का स्त्री के बिना काम नहीं चल सकता और वह उस पर जोर आजमाना भी नहीं भूलता। भारत में प्रेमचंद ऐसी ही जागृति के लेखक हैं। एक लेख में नारी जाति के अधिकार में उन्होंने लिखा, पुरुषों ने नारी जाति के स्वामित्व का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होगी जो उनका हक है। अपने इसी लेख में वे स्त्रियों के असंतोष को उन्हीं की इच्छा अनुसार समन करने की बात करते हैं और कुछ मुद्दे सुझाते हैं। एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से लागू हो। कोई पुरुष पत्नी के लिए जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार, वो उसे रहने वाय जो कुछ करे, वह जो कुछ चाहे कर सके। पिता की संपत्ति पर पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार, तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार हो। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। आगे देखते हैं। विधवाओं को लेकर भी समाज में स्त्रियों का भी जो विभिन्न वर्ग है उसको लेकर प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो विधवाओं की स्थिति, विधवा विवाह का प्रश्न और प्रेमचंद युग में विधवाओं की बड़ी दयनीय दशा थी। एक तो स्त्री, ऊपर से विधवा भी। बेचारी ऐसी स्त्री पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता था। अपने को सभ्य कहलाने वाले लोग अपने तानों से उस दुखी स्त्री का हृदय छलनी कर देते थे। बहुत कुछ बदलने के बाद भी आज भी यह समाज विधवाओं, खासकर युवावस्था में हुई विधवाओं के प्रति सहानुभूति तो रखता है, लेकिन सहानुभूति का व्यवहार नहीं करता। प्रेमचंद का संवेदनशील हृदय स्त्री की शोचनीय दशा से बहुत आहत था। एक तो बाल विवाह, ऊपर से वैधव्य का ताना। प्रेमचंद दोनों पर टिप्पणी कर जाते हैं और अक्टूबर 1933 में लिखी टिप्पणी विधवाओं के गुजारे का बिल में साफ साफ लिखते हैं कि हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है तो विधवाओं की दुर्दशा भी उसका खासा सबब है। गबन में सरला, प्रेमचंद की कहानी जो है गबन में सरला रतन के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। पति के मरते ही भतीजा मणिभूषण सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। वह सरला रतन से कहता है कि सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। इसके बाद आगे अब दूसरी कहानी देखते हैं ताकि दूसरे पॉइंट हम समझ सकें।
यहीं प्रेमचंद बहुत साफ तौर पर विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। ऐसे ही नाग पूजा कहानी में समाज के घनघोर विरोध के बावजूद तिलोत्तमा के पिता जगदीश चंद्र उसका पुनर्विवाह कर देते हैं। प्रेमचंद ने लिखा, यह केवल तिलोत्तमा का पुनः संस्कार न था बल्कि समाज सुधार का क्रियात्मक उदाहरण था। यहाँ विधवा विवाह के पक्ष में महात्मा गांधी के विचारों को देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा, विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को स्वेच्छा से वैधव्य हिंदू समाज का अमूल्य वरदान है, परंतु ऊपर से लादा हुआ वैधव्य अभिशाप है। और मुझे विश्वास है कि हिंदू विधवाएं जनमत के भय से मुक्त हों तो वे बिना हिचक के पुनर्विवाह कर लेंगी। अब पढ़ते हैं तलाक का प्रश्न और प्रेमचंद्र। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा हम उसी को पॉइंट आउट करते हुए पढ़ते चले जाएंगे। प्रेमचंद स्त्रियों के साथ हुए और हो रहे अत्याचार को देखते हुए तलाक बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अपने कथा साहित्य में इस बात पर भी ज़्यादा जोर देते हैं कि विवाह का रिश्ता जीवन पर्यंत बना रहे, इससे अधिक सुखद कुछ नहीं हो सकता। वे इस टिप्पणी में आगे लिखते कि हिंदू विवाह का आदर्श बहुत ऊंचा है। हिंदू विवाह और तलाक तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं, लेकिन इस आदर्श का मूल्य बहुत कम हो जाता है जब उसके पालन का भार केवल स्त्रियों पर ही रख दिया जाता है, विशेषकर जब हिंदू देवियाँ खुद इस बिल की मांग पेश कर रही हैं, तो पुरुषों को उसे स्वीकार करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। प्रेमचंद ने तलाक के विषय में अपनी इस टिप्पणी में सूक्ष्म विवेचना करते हुए स्त्री पुरुष के संबंध की एक नई परिभाषा दी है। जो उनमें यानी स्त्रियों में इस शिक्षा का प्रचार हो रहा है, उनमें अपनी वर्तमान अधोगति से विद्रोह उत्पन्न हो रहा और तलाक की मांग उसी विद्रोह का सूचक है। पुरुषों को अब उनसे समझौता करना होगा। उनकी शिकायतों की अवहेलना करके अब वे अपने पुरुषत्व को कलंक से नहीं बचा सकते। कर्मभूमि उपन्यास में नैना और सुखदा का संवाद भी उल्लेखनीय है। मतलब जो उनकी कर्मभूमि उपन्यास है उसमें भी उन्होंने इस तरह की बातों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं कि और कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है। गोदान में मीनाक्षी में भी ये बातें आई हैं। जब इस बात का निश्चय ही नहीं है कि तलाक हमारी वैवाहिक बुराइयों को दूर करेगा, मैं इसे समाज पर लादना नहीं चाहता हूँ। हाँ, कुछ मामलों में तलाक आवश्यक हो जाता है, लेकिन मेरी समझ में झगड़े की जड़ एक दूसरे की उपेक्षा को छोड़कर और कोई नहीं है। प्रेमचंद इस उपेक्षा नामक खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने का पक्ष लेते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि भारतीय समाज की सर्वमुखी उन्नति के लिए पति पत्नी में विश्वास नामक तत्व का होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई परिवार पति पत्नी के आपसी प्रेम से ही अस्तित्व में आता है और फलता फूलता है। स्त्रियों से जुड़ी अन्य समस्याएं और प्रेमचंद स्त्रियों के खरीद और बेचने से व्यथित रहते थे। उन्होंने वैश्य समस्या पर गंभीरता से विचार किया। वैश्य नामक कहानी में प्रेमचंद इस पेशे के लिए पुरुषों को जिम्मेदार ठहराते हुए मानते हैं कि इसकी शुरुआत पुरुषों ने ही की होगी। वैश्या की नायिका माधुरी कहती है, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय या और कोई आधार नहीं है। यहाँ एक और सामाजिक तथ्य का उद्घाटन होता है। नारी महज पैसे के लिए इस व्यापार में नहीं आ सकती। मूल कारण हो जाता है कि उसका समाज में आधारहीन होना। यह आधारहीन और पुरुष वर्ग की कामोदीप्त निगाहें
जीविका उपार्जन के लिए उन्हें इस पेशे में ला पटकती है। स्त्री मुक्ति की आदर्श स्थिति उसी बदले हुए आज़ाद समाज में होगी जिसमें स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं होगी, जिसमें लिंग, जाति, धर्म और अर्थ के आधार पर कोई शोषण नहीं होगा। सेवा सदन पर टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने इस संदर्भ में उचित ही लिखा है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे के पॉइंट पढ़ेंगे, दलित जीवन और प्रेमचंद। इसमें भी जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा हम सिर्फ उन्हीं को टिक लगाते जाएंगे। प्रेमचंद जिन दिनों लगातार इस ज्वलंत विषय पर लिख रहे थे, उन्हीं दिनों गांधी जी ने भी कहा था कि अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू धर्म यह सब कुछ नहीं है। जब तक प्रत्येक हिंदू अपने चमार, भंगी आदि भाइयों को भी अपने सगे भाइयों की तरह हिंदू न समझेंगे, तब तक मैं उन्हें हिंदू ही नहीं समझूंगा। मनुष्य तिरस्कार और दया इन दो चीज़ों के साथ नहीं रह सकता। हम गौर करें तो पाएंगे कि गांधी जी के इस कथन में धर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी समता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी समाज या देश विषमता में रहते हुए विकास नहीं कर सकता। गांधी जी और प्रेमचंद दोनों ही इस सत्य से पूर्णतः परिचित थे। प्रेमचंद जी अच्छी तरह जानते थे कि हमारे समाज में तथा कथित सवर्ण समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दलितों के रहन सहन, उसकी अशिक्षा आदि को बीच में लाकर उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मंशा यह होती है कि अगर ये दलित आगे बढ़ जाएंगे तो उनका बिगाड़ कौन करेगा, कौन उनकी जी हुजूरी करेगा, किसका शोषण करके वे अपने बड़प्पन की भूख को शांत करेंगे। प्रेमचंद ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने लिखा, कहा जाता है कि अछूतों की आदतें गंदी है, वे रोज स्नान नहीं करते, निषिद्ध कर्म करते हैं आदि। क्या जितने सछूत हैं वे रोज स्नान करते हैं? क्या कश्मीर और अल्मोड़ा के ब्राह्मण रोज नहाते हैं? हमने इसी काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है जो जाड़ों के महीनों में एक बार स्नान करते हैं, फिर भी वे पवित्र हैं। यह इसी अन्याय का प्रायश्चित है कि संसार के अन्य देशों में हिंदू मात्र को अछूत समझा जाता है। फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते? इस काशी में हजारों मद सेवी ब्राह्मण और वह भी तिलकदारी निकल आएंगे, फिर भी वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों वो के घरों में चमारियां हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती। किंतु अछूत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान हो, वह मंदिर में नहीं जा सकता। क्या इसी नीति पर हिंदू धर्म स्थिर रह सकता है? प्रेमचंद का यह प्रश्न कई दूसरे संदर्भों में आज भी वैसे ही खड़ा है। मंदिर शीर्षक कहानी की नायिका सुखिया दलित है। वह अपने रोगी पुत्र को ठीक होने के लिए मंदिर में पूजा करना चाहती है, लेकिन पुजारी द्वारा अनुमति न मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। रात में ज्यों ज्यों रात बढ़ती, उसके पुत्र जियावान की हालत खराब होती जाती है। वह घबराकर पुत्र को गोद में लिए मंदिर की ओर भागती है। मंदिर में ताला पड़ा देखकर वह उसे तोड़ डालती है। तोड़ने की आवाज़ से पुजारी जाग जाता है और उसके शोर मचाने से वह गाँव के कई व्यक्ति इकट्ठा होकर सुखिया को मारने लगते हैं। एक बलिष्ठ व्यक्ति द्वारा धक्का दिए जाने पर वह पुत्र समेत गिर पड़ती है। ठोस जमीन पर गिरने से उसके पुत्र जियावान की मृत्यु हो जाती है। यह है हमारा प्रेमचंद युगीन भारतीय समाज। एक दलित स्त्री की आस्था है कि वह मंदिर में पूजा कर लेगी तो ईश्वर की कृपा से उसका पुत्र निरोग हो जाएगा, लेकिन तथाकथित सवर्णों की एक पूरी जमात न सिर्फ उसे रोकती है बल्कि मनुष्यता को ताक पर रखकर उसे इस कदर मारती पीटती है कि उसका प्राण प्यारा पुत्र ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। अस्पृश्यता और शोषण का इससे घृणित रूप और क्या हो सकता है? प्रेमचंद की प्रगतिशीलता पर यहाँ प्रश्न उठाने वाले प्रेमचंद की प्रगतिशीलता पर प्रश्न उठा सकते हैं कि प्रेमचंद एक दलित स्त्री को रोगी पुत्र की रक्षा के लिए डॉक्टर की बजाय मंदिर में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि तत्कालीन समाज में धर्म और ईश्वर में आस्था उन दिनों एक बड़ी चीज थी। गुलाम देश के लोग कर्म करते हुए भी एक सीमा तक ईश्वरवादी हो जाते हैं।
इसके अलावा यद्यपि ऐसा न होता तो ज़्यादा उचित न हो तो ज़्यादा उचित है। गुलामी में जी रहे स्वतंत्रता के योद्धा के लिए ईश्वर एक आत्मबल की तरह था। इसके साथ ही सदियों पुरानी इस व्यवस्था का प्रभाव सुखिया पर पड़ना था, जो सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास मानते हुए भी उसकी पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण कराती, जिसकी व्यवस्था का आधार ही है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। चूंकि सुखिया पढ़ी लिखी और किसी वैज्ञानिक विचारधारा से लैस नहीं है, अतः उसका पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु ईश्वर की शरण में जाना या जाने का प्रयास करना अस्वाभाविक तथा अथवा लेखक का प्रतिक्रियावाद नहीं है। इस कहानी में एक और गूंज है, वह यह है कि अगर सुखिया को लगता है कि उसका पुत्र मंदिर में पूजा करने से ठीक हो जाएगा, तो उसे क्यों रोका जाए, जबकि उसके पास भी वैसा ही शरीर, वैसा ही खून और वैसी ही प्रकृति है जैसा कि तथाकथित सवर्णों के पास। प्रेमचंद की प्रगतिशीलता इसी में है और किसी में भी हो सकती है। अगर किसी की आस्था मंदिर में जाने की है और उसके जाने से समाज में समता की फसल लहलहा सकती है, तो उसको जाने देना ही मानवीय और सामाजिक दोनों दृष्टियों से श्रेयस्कर है। समानता का समर्थन। प्रेमचंद के दलित संबंधी चिंतन पर विचार करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार संबंधी आंदोलन से अपना मतभेद प्रकट करते हुए अपना मंतव्य प्रकट किया था कि अछूतों को मंदिर प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं जितनी इस बात की कि साधारण हिंदू उनसे सज्जनता का व्यवहार करे और उन्हें अपने बराबर समझे। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं कि अम्बेडकर का मत 100% उचित था और आज भी है, किंतु इस प्रश्न पर भी विचार की आवश्यकता है कि जिस समाज को अपने मंदिरों में पूजा के लिए नहीं जाने देता, वह उसे बराबरी का संबंध क्या बनाएगा। प्रेमचंद ने लिखा कि लेकिन इस बात का प्रमाण क्या होगा कि हिंदू किसी अछूत से सज्जनता का व्यवहार कर रहा है। खाने पीने की सम्मिलित प्रथा अभी तक हिंदुओं में ही नहीं है, अछूतों के साथ कैसे हो सकती है। शहरों के 200-400 आदमियों के अछूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। शादी ब्याह इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाओं में परस्पर शादी नहीं होती, तो अछूतों के साथ ये संबंध कैसे हो सकता है। ये दोनों ही प्रश्न अभी बहुत दिनों में हल होंगे, अर्थात उस समय का जब हिंदू जाति भेदभाव को मिटा देगी। इसके बाद पढ़ते हैं प्रेमचंद जी वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के अंत को भारतीय राष्ट्रीयता की पहली शर्त मानते थे। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धर्म पाखंड की जड़ खोदना है। राष्ट्रीयता की ऐसी चेतना और धारणा उस समय के किसी अन्य हिंदी लेखक में शायद ही मिले। प्रेमचंद को दलितों की स्थिति का उचित ज्ञान था उनकी दृष्टि में भी इनके लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता थी। इसके बाद आज प्रेमचंद की धारणा पर विचार करते हुए प्रतीत होता है उनका मानना था कि जिस छात्रावास में सवर्ण जातियों के बालक रहें, उन्हीं में हरिजन बालकों को भी उन्हीं सुविधाओं और बराबरी के साथ रखा जाए। ऐसा न होने पर दलित छात्रों के मन कुंठा न बनेगी और उनमें आत्मबल भी आएगा, जो उनके विकास में योगदान करेगा। आज प्रेमचंद की इस धारणा पर विचार करते हुए प्रतीत होता है कि प्रेमचंद बड़े भविष्य दृष्टा थे। आज का समाज प्रेमचंद की राय जाने अनजाने में पूरी तरह मानने को बाध्य है और यह बाध्यता बहुत सुखद है। इसके बाद देखते हैं कि और कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए।
उसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं। गोदान के ये प्रसंग डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलनों को याद दिलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे प्रेमचंद दलित समस्या के संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को महत्वपूर्ण मानने लगे थे। अन्यथा ऐसे क्रांतिकारी चरित्रों और घटनाओं का सृजन उस काल में संभव न था। यद्यपि प्रभाव चाहे जो हो, लेकिन सन 1930 से 1936 तक का दलितों से संबंध प्रेमचंद का लेखन वर्णाश्रम की चूल्हे हिला गया। सन 1932 में प्रकाशित प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं कहानी एक महान रचना है। महान इस अर्थ में कि जो कुछ कहना है वह इतने सफल और प्रभावी ढंग से कह गया कि पढ़ने वाला भीतर तक हिल जाता है। यह कहानी सदगति के बाद प्रकाशित हुई थी। सदगति और ठाकुर का कुआं दोनों कहानियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। सदगति में है कि पुरोहित वर्ग से दलित का क्या रिश्ता और पुरोहित वर्ग का आधार तथाकथित धर्म हुआ करता है। मैंने कहा तथाकथित धर्म, यानी धर्म का वह रूप जिसे मैं कर्म कांड भी नहीं कहूँगा बल्कि अत्यंत विकृत रूप कहूँगा, जिस अर्थ में तुलसीदास ने लिखा था कि बेचहीं वेद धर्म दुह लेहीं। इसलिए जो वेद को बेचने वाले और धर्म को दुह कर पैसा वसूल करने वाले मक्खी चूस हैं, उन्हीं की तरह सदगति में धर्म का एक ठेकेदार है जिसके द्वारा शोषण होता है, और उसका ठीक दूसरा पहलू है ठाकुर का कुआं, जहां लाठी के बल पर, आतंक के बल पर जो भूस्वामी है वह कैसे दमन करता है। शोषण के ये दोनों पहलू हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। और ठाकुर का कुआं, इस कहानी में नायक जोखू बीमार है और जो पानी पी रहा है उसमें दुर्गंध आ रही है और उस पानी को पिया नहीं जा रहा। उसकी पत्नी गंगी उसे रोकती है और दूसरा पानी ला देती हूँ, लेकिन फिर सोचती है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूर से ही लोग डांट बताएंगे। इसके बाद और देखते हैं और कौन से पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट है। कि प्रेमचंद ने सन 1934 में दूध का दाम कहानी लिखी। पाठक को भीतर तक भेदने वाली यह कहानी प्रेमचंद की चेतना और कला का विलक्षण उदाहरण है। इस कहानी की नायिका भूंगी उच्च वर्गीय महेश नाथ जी के घर पर जट्ठे खाने में काम कर रही है और उसके वहाँ 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ। सब प्रसन्न है, लेकिन समस्या है कि महेश नाथ की पत्नी को दूध नहीं होता। ऐसे में बच्चे नवजात शिशु को दूध न पिलाकर भूंगी महेश जी के पुत्र को दूध पिलाने लगती। विडंबना या पाखंड देखिए कि अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उन्हें एक दलित स्त्री के दूध में कोई छूत नजर नहीं आता, लेकिन प्रेमचंद इतने पर नहीं छोड़ते। उसके पुत्र का स्वास्थ्य गिर जाता है। पिता पहले मर चुके हैं और एक दिन महेश जी के घर का परनाला साफ करते हुए सांप काटने से उसकी माँ भूंगी भी मर जाती है। मंगल पूरी तरह अनाथ हो जाता और महेश बाबू के घर जूठन पर पलने लगता है। जिसके हिस्से का दूध महेश बाबू का बेटा अपना अधिकार समझकर पी जाता था, उसी मंगल को घर भर के खाने के बाद पेट भरने के लिए जूठन मिलता है। इतना ही नहीं, इस अबोध को रहने के लिए मकान के सामने के नीम के पेड़ की छांव मिलती है। प्रेमचंद को हिंदू समाज व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार का भ्रम न था। वे अपने तीक्ष्ण विवेक और पैनी दृष्टि से इस समाज के समस्त कर्मों और पाखंडों का खुलासा करके उसके इस कुरूप चेहरे के प्रति सार्थक घृणा पैदा करते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे हिंदुस्तान का स्वप्न देख रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई गुलामी न होगी, जिसमें कोई किसी का जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर शोषण नहीं कर सकेगा। ऐसा भविष्य दृष्टा कभी भी मनुष्य विरोधी रचना नहीं लिख सकता। किसान समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या और प्रेमचंद, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसान समस्या और प्रेमचंद को किसान जीवन का महान रचनाकार माना जाता है, जो कि उचित भी है।
वह उनकी राष्ट्रीय हित चिंता के ही कारण है। वे अच्छी तरह समझ चुके हैं कि समाज में जो दलित है, स्त्रियां हैं, किसान, मजदूर हैं, उनको सुखी रखने और साथ लेकर चलने से ही राष्ट्रीय समस्याओं का हल हो सकेगा। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचंद के समय में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनके ऊपर अंग्रेजी शासन का दबाव था, दूसरी ओर जमींदारों का जुल्म था, अपनी मेहनत की कमाई भी खो देते थे। उस समय पे किसानों की हालत बहुत खराब थी, है ना। आज़ादी के पहले भारत में जमींदारों का बहुत जोर था। किसानों पर लगान का बोझ लादकर वे खुश, अपने भोग विलास के लिए किसानों का पर लगान का बोझ लादकर खुश रहते थे। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और जो लाइन है उसको ही सिर्फ अंडरलाइन करें। एक और किसानों पर लूट और दूसरी ओर उनकी स्थिति का कोई ख्याल नहीं, कृषि की उन्नति के विषय में कोई चिंता नहीं। प्रेमचंद इसको रेखांकित करते हुए डेटा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में यहाँ की व्यक्तिगत आय का अनुमान 30 रुपये साल किया था। 1915 में एक दूसरे हिसाबंदा ने इस अनुमान को 50 रुपये तक पहुँचाया और 1915 में यह समय था जब यूरोपीय महाभारत ने चीज़ों का मूल्य बहुत बढ़ा दिया था। 1930 में वही हालत फिर हो गई और जो 1901 में थी, और जो हिसाब लगाया जाए तो आज हमारी व्यक्तिगत आय शायद 25 रुपये से अधिक न हो, पर आज तक किसी ने किसानों की दशा की ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी दशा आज भी वैसी है जो पहले थी। उनकी खेती के औजार, साधन, कृषि विधि, कर्ज, दरिद्रता, सब कुछ पूर्ववत है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद इस बात को लेकर बिल्कुल ही साफ थे कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए किसान मजदूरों का विकास बहुत आवश्यक है। कर्ज में डूबे भारतीय किसानों के विषय में अपने एक अन्य लेख जबरदस्ती में प्रेमचंद ने लिखा, भारतीय किसानों की इस समय जैसी दयनीय दशा है उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा का वे स्वयं जानते हैं, यह उनका भगवान जानता है। दूसरी ओर रोग, प्लेग, हैजा, शीतला उनके नौजवानों की हरी भरी और लहलहाती जवानी में उसी तरह दुनिया से उठा लिए चली जा रही है जिस तरह लहलहाता खेत अभी 6 दिन पूर्व के पत्थर पाले से जल गया। आगे बढ़ते हैं। गोदान में होरी कहता है, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता होरी भारतीय किसान के जीवन के सर्वाधिक कटु पक्ष की ओर इशारा करता है, जिन्हें भूखे रहकर कठिन परिश्रम करना हो, बिना कपड़ों के पूस की रातें काटनी हो, चैत बैसाख की धूप लू में चलना और ठहरना हो। वे भरी जवानी में न मरेंगे तो कौन मरेगा। किसान जीवन की समस्याओं को लेकर प्रेमचंद ने 2 अन्य मार्मिक कहानियां भी लिखी हैं। क्रमशः यह कहानियां बलिदान और विध्वंस, नजराना और बेगार प्रथा पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली कहानियां हैं। बलिदान शीर्षक कहानी का नायक गिरधारी अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने जमींदार को उसकी इच्छा अनुकूल नजराना न दे पाने की स्थिति में खेत से हाथ धो बैठता है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में किसान के अपने खेत से लगाव को चित्रित करते हुए दिखलाया है कि गिरधारी की आत्मा खेतों पर
मंडराने लगी, जिससे कोई भी किसान उस खेत को लेने से इनकार करने लगा। यहाँ गिरधारी की आत्मा मंडराने लगी, जिससे कोई भी किसान उसे खेत लेने को इनकार करने लगा। यहाँ गिरधारी की आत्मा मंडराने के प्रश्न को भूत प्रेत से जोड़ना उचित नहीं। दरअसल ये गिरधारी के दुखों और कष्टों का ही विस्तार है। आगे देखते हैं। उन्हीं जमींदारों की इनकी अब देखते सांप्रदायिकता की समस्या। प्रेमचंद। हिंदू मुस्लिम समस्या लंबे समय से भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक समस्या है। प्रेमचंद ने उस दौर में इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया था जब देश परतंत्र था और इस समस्या के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आशय तत्कालीन परिस्थितियों में विद्यमान थे। यद्यपि यह समस्या आज भी कम भयावह नहीं है, बल्कि आज तो इसका सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि हम एक साथ लड़कर हासिल की हुई आज़ादी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आज़ादी में प्रेम से नहीं रह रहे हैं। वे धर्मों को प्रेमचंद को इसका ज्ञान था, इसलिए वे धर्मों को समाप्त करने के बदले इनमें सामंजस्य के बिंदु ढूंढते हैं, ताकि व्यक्ति संप्रदायवादी भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। किसी भी युग में सिर्फ धर्म के प्रति निष्ठा न तो वक्त का तकाजा था और न ही होना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व किसी भी धर्म से ज़्यादा महत्व का होता है। यह बात किसी भी धर्मावलंबी को अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। प्रेमचंद इन दंगों के समाजशास्त्र से पूर्णतः भिज्ञ थे। सन 1931 के दंगों पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने रेखांकित किया था कि इन हत्याकांडों से राष्ट्र की क्षति होती है, उस पर हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती। वे बार बार सचेत कर रहे थे कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से आपस में नहीं। प्रेमचंद की चिंता आज भी 100% प्रासंगिक है। बस फर्क इतना है कि आज हमारी लड़ाई अपने राष्ट्र के दुश्मनों से, जो हमारे विकास के लिए बाधक बने हुए हैं। राष्ट्रीयता की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम आपसी वैमनस्य को भुलाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। प्रेमचंद ने भारतीय समाज का गहरा व्यवहारिक अध्ययन किया था। वे जानते थे कि कुछ लोग निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर आपसी चाल चलकर सांप्रदायिक दंगे भड़का देते हैं। प्रेमचंद के समय में भी दंगा भड़काने का यह एक प्रमुख तरीका था। आगे देखते हैं कि और कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। हिंदू मुस्लिम समस्या का एक अंग भाषा विवाद भी है। हिंदी उर्दू विवाद एक ऐतिहासिक तथ्य है कि विवाद सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ जन्मा और परवान चढ़ा। उसके पूर्व इन दोनों भाषाओं में कोई सांप्रदायिक विवाद न था। अन्यथा अब मीर और गालिब जैसे महाकवि अपने को हिंदी और रेखते का कवि नहीं कहते। यहाँ अलग से इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेज ने अपने बांटो और राज करो के सिद्धांत के तहत ही हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर देखा और इसे प्रचारित करके हिंदू मुसलमान समस्या को और गंभीर बना दिया। भाषा के आधार पर बना पाकिस्तान उर्दू के आधार पर बने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र ने आम हिंदुओं में यह बात गहरे तक भर दी कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। आज का पढ़ा लिखा तबका यह जानता है कि भाषा किसी धर्म या जाति की नहीं होती। अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा होती तो पाकिस्तान से लड़कर बंगाली मुसलमान अलग न होते। मुंशी प्रेमचंद की जो ऊंचाई हिंदी में है वही उर्दू में भी है।
उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को ही नई जमीन और नया आकाश नहीं दिया, वरन उर्दू को भी दिया। आगे देखते हैं। और उर्दू न मुसलमानों की बपौती है न हिंदुओं की। प्रेमचंद की एकता की पवित्रता भावना और ज़्यादा पुष्ट होती है। उन्होंने अपने इसी लेख में साफ साफ लिखा है कि उर्दू ना मुसलमानों की बपौती है ना हिंदुओं की। उसके लिखने और पढ़ने का हक दोनों को हासिल है। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि राष्ट्र की समस्याएं किसी एक कौम या जाति की समस्या नहीं है। किसी भी युग में राष्ट्र की समस्या उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या होती है। उन्होंने बड़ी तार्किकता के साथ यथार्थ बोध कराते हुए लिखा था, वास्तव में जो कुछ मतभेद है वो केवल शिक्षित समुदाय के अधिकार और स्वार्थ का है। राष्ट्र के सामने जो समस्या है उसका संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाए हुए है, नित नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही है। उसका वार सभी संप्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज की इल्लत में सभी गिरफ्तार हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दुर्व्यवस्था नहीं जिससे राष्ट्र के प्रत्येक अंग पीड़ित न हो। दरिद्रता, बीमारी, अशिक्षा, बेकारी हिंदू और मुसलमान का विचार नहीं करती। आगे देखते हैं अब।